आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और 8 बजे का हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो। आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं। इसमें हम तीसरे दौर को लेकर आज जो दिन भर हुआ उस पर हम बात करेंगे। इस तरफ से बयार किस तरफ बह रही है, कुछ कम वोटिंग भी हुई है। उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो उसकी वजूहात पर भी हम बात करेंगे और कुछ जगह पर बम्पर वोटिंग भी हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। साउथ में अच्छी वोटिंग देखने के लिए मिली है। इन तमाम चीजों पर हम बात करते हैं। तो लोकसभा इंतखाबात 2019 का सबसे बड़ा मरहला, 117 सीटों पर आज वोटिंग मुकम्मल हो गई। बहुत सारी बातें भी हुई। लोकतंत्र के पर्व में, जमहूरियत के इस त्यौहार में बारूद की गंध भी घुली और वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में खुलेआम बमबारी भी हुई, देसी बम फेंके गए हैं। आज ये भी देखने को मिला नजारा। और कांग्रेस की माने तो उनके एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है और एक दूसरे पर तमाम पार्टियां इल्जाम लगाई। टीएमसी का कहना है कि सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने ये देसी बम फेंकवाए थे। इसके अलावा हम बात करें तो आज गुजरात में 22 सीटों पर वोटिंग हुई। इधर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर जो MY समीकरण होता है उसकी एक बड़ा इम्तिहान, उसकी एक बड़ी परीक्षा थी। अब देखना यह होगा नतीजे में कि किस तरह से MY समीकरण ने काम किया, जिसको समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी उम्मीद है वो किस हद तक कामयाब हुआ। कुल मिलाकर ओवरऑल हम देखें तो 62% वोटिंग हुई है। मैं अलग अलग आपको बता दूं, बंगाल में 79.22%, महाराष्ट्र में 56.12%, बिहार में कम हुई है 59%, उड़ीसा में 58.18%, गोवा में 70.90%, छत्तीसगढ़ में 64.87%, तो केरल में 69.52%, इधर बिहार में 55%, जम्मू कश्मीर में सबसे कम 15.86%, कर्नाटक में 62.72%, त्रिपुरा में 78.37%, उत्तर प्रदेश में थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी लेकिन हुई है वोटिंग कम, 56.57% वोटिंग दर्ज की गई है। तीसरे मरहले में असम में 74.05%, गुजरात में 59.41% वोटिंग दर्ज की गई है। पहले की तुलना में कुछ कम ही है ये और उम्मीद जैसी थी वैसा दिखा नहीं वोटर का रुझान। दादर नगर हवेली में 71.43%, दमनदीप में 65.34%, कुल मिलाकर 62.34% वोटिंग तीसरे मरहले में दर्ज की गई है। सबसे बड़ा मरहला था ये। बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्शन हो रहे थे, कई राज्य इसमें कवर थे और सीटें बहुत ज्यादा थी। आइए इस पर हम बात करेंगे और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। अलग अलग लोगों ने अपने हक राय का इस्तेमाल किया, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपना वोट डाला अहमदाबाद में एक पोलिंग बूथ पर और उससे पहले उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अंबे मां की चुनरी भी उनके हाथ में थी और बाबागढ़ की ये चुनरी उनके हाथ में थी और उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अपने हक राय का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वोटर आईडी है उसकी ताकत दहशतगर्दों की आईईडी से ज्यादा होती है। सीधे तौर पर अगले मरहलों के लिए मैसेज देने की भी कोशिश। फिर वही राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा मुद्दा कि मोदी है तो मुमकिन है हम घर में घुसकर मारेंगे, दहशतगर्दी का हम ही मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह के मैसेज वो रैलियों में भी दे रहे हैं और आज उन्होंने वोट डालने से पहले भी ये बातें कही। उत्तर प्रदेश में कुछ कम वोटिंग हुई है, ये भी कहीं ना कहीं फिक्र का बायस हो सकता है सियासी जमातों के लिए और इसके पीछे की वजूहात क्या है, ये किस तरफ का रुख है, ये समझना भी बहुत दिलचस्प होगा कि ये मतदाता जो है निकल क्यों नहीं रहा है और निकल नहीं रहा है तो वो फिर इसका मतलब ये मानकर बैठा है कि जो जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं और या फिर जिनको जीतना चाहिए, जो ताकत लगा रहे थे उनको लेकर के उसमें कहीं ना कहीं कुछ तजब्जुब है। बहुत सारी बातें इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग वर्मा जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। सर खैर मकदम है आपका। हमने अपने साथ कांग्रेस पार्टी से विजय कौशिक जी को जोड़ा है, स्वागत है आपका, खैर मकदम है। तो महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मेरे अपने साथ अमित रैना जी को भी जोड़ा है जो कि तर्जुमान है रूट्स इन कश्मीर के, ये कश्मीर मामलों के जानकार के तौर पर कश्मीर में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है। इधर राजीव रंजन जी को भी हमने अपने साथ रखा है जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ है। तो आइए इस प्रोग्राम की इस बहस की शुरुआत करते हैं। इस सबसे बड़े मरहले को मैं सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूंगा अनुराग वर्मा जी, एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, फिर मैं राजनीतिक पार्टियों के पास जाऊंगा। इस सबसे बड़े सीटों वाले मरहले को, इसकी वोटिंग को 62.34 को किस तरह से हम देखें, उत्तर भारत में वोटिंग का कम होना क्या इशारे करता है? देखिए,
वोटिंग का कम होना एक निश्चित रूप से एक इस तरफ ये सबसे बड़ा इस चीज़ का साइन है कि मतदाता शायद सभी दलों से और सभी दलों के नेताओं से और उनके वादों से ऊब चुके हैं। उनको शायद ना सत्ताधारी पार्टी से सत्तारूढ़ पार्टी के बातों पे यकीन रह गया, ना विपक्षी दलों पे यकीन रह गया। तो कहीं ना कहीं वो जो विश्वास था मतदाता का सभी राजनीतिक दलों से, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। नंबर 2, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं तो एक चीज आती है कि काम से ज्यादा समीकरण ज्यादा मैटर करने लगे हैं। तो जब समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं तो एक मतदाता कहीं ना कहीं हताश और निराश होता है और वो शायद कहीं ना कहीं डिस्करेज होता है। तो जिस तरह से तो मतलब आपके कहने का मतलब है समीकरण, जो आपका इशारा मैं समझ रहा हूं, क्या सपा बसपा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की अगर हम बात कर लें तो ये सपा बसपा इत्तेहाद को लेकर के उनका जो वोटर था वो असमंजस में रहा, उसको सपा का वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बसपा का सपा में नहीं हो सकता, शायद इसलिए निकला ही नहीं। ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया। ये उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा सवाल बसपा वालों के सामने भी है और सपा वालों के सामने भी है। दोनों के बीच एक अविश्वास का रिश्ता है। बसपा का वोटर ये कहता है, बसपा का कैडर ये कहता है कि हम तो उन्हें वोट दे देंगे, वो हमें वोट नहीं देंगे। यही स्थिति दूसरी तरफ, वो कहते हैं हम तो उन्हें वोट दे देंगे, वो हमें नहीं देंगे। ये जो अविश्वास का रिश्ता बना हुआ है ये बहुत ही डेंजरस है। कहीं ये जो इनके नेता लोग जो एक पूरे जैसे वोटर को जो है एकदम फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि इतने प्रतिशत है वो तो हमारा ही है, कहीं वो बहुत उल्टा ना पड़ जाए। तो फिर इसको ऐसे भी क्यों ना देखें कि कहीं ऐसे तो नहीं सोच रहा है वोटर अटल जी के दौर के टाइम कि आने तो मोदी ही हैं, तो ठीक है हम नहीं निकलते हैं, वो जो अटल जी के दौर में हुआ था वो भी हो सकता है क्या? बिल्कुल ये हुआ। देखिए इस चीज में एक अगर हम, जो मुझे लगता है कि हो सकता है मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं, कहीं ना कहीं शायद आरएसएस इस बार के चुनाव में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। जो बूथ लेवल पे जाके मैनेजमेंट करना, जो वोटर को निकाल के लाना, उनसे वोट डलवाना, जो काम होता था वो इस बार उस तरह से नहीं हो रहा है जो 14 के चुनाव में हुआ था। तो क्या कारण है इसका? क्या दोनों संस्थानों में कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या है? कहीं ना कहीं अगर भाजपा का वोटर नहीं निकल रहा है, अभी ये कैलकुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल है जब तक आपका मतगणना नहीं हो जाती कि किसका वोटर कम निकला है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्या कारण क्या था। कारण अगर भाजपा का नहीं निकला है तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल पे जो उनका 14 का मैनेजमेंट था वो मिसिंग है। ठीक है महेश जी, हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि भाई 4 बजे के बाद लोग निकलेंगे या 4 बजे से निकलेंगे क्योंकि गर्मी है, बहुत तेज गर्मी अब शुरू हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में वैसा हुआ नहीं जैसा कि उम्मीद है। हिंदी बेल्ट में मतलब ये है कि वोटर नहीं निकला। अब वो किसका नहीं निकला, जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं, ये तो रिजल्ट बताएंगे। आप लोगों को क्या उम्मीद है सर? नहीं देखिए, हम तो ओवरऑल चीज़ों को देखते हैं, समग्रता में देखना चाहिए। लोकसभा चुनाव है तो उसकी स्थिति सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया को लेकर नहीं सोचना चाहिए। नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया था 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, एक वेव थी, सारे जातिगत समीकरण ध्वस्त कर दिए थे। आज तक सपा बसपा सोच भी नहीं सकती कि वो क्या हो गया। जो है मैं पहले फेज में आपको बताऊं, मैं इसी स्टूडियो के डिबेट में मैं पहले देखा था कि 61% बताया गया था। बाद में उसको जब सेकंड फेज का ब्रीफिंग कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने 69% बताया। तो आज जैसे अभी आपने कहा कि 62% है आज का वोट, अभी लाइव अपडेट जो आ रहा है वो लगभग 64% के आसपास पहुंच गया। तो मेरा ये कहना है कि अब उस 64% को अब उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से हम एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए हम उसको उस तरह से एनालिसिस करेंगे तो शायद हम इस चुनाव को शायद लड़ ही ना पाए। हमारा जो आधार है जीतने का, या हम ये कह रहे हैं कि लोग बाग जो है मोदी सरकार क्यों चाह रहे हैं, या आप मुझे इमरान साहब एक बात बताइए, मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूँ, 2014 के बाद आपने कितनी बार ऐड देखा होगा कि लवारिस वस्तु को मत छूइएगा? कितनी बार आपने माइक पे आवाज़ सुनी होगी कि कोई भी लवारिस वस्तु जैसे ही दिखाई दे आपको फ़ोन करना है? इस तरह की कोई आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिली, इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को नहीं मिला। देश जब सुरक्षित हाथों में होता है, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह के भारत को एक मुकाम हासिल हुआ है, जो ऊंचाई मिली है, उसका आज कहीं ना कहीं ये प्रकटीकरण है और वो चुनाव के दौरान हमें देखने को मिल रहा है। इससे हम कहीं भी
मतलब अगर आप कहिए कि डिसएग्री होना, हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं है। मतदाता जो जवान है, जो पढ़ा लिखा है, जो चीज़ों को समझता है कि हाँ हमारे देश की ज़रूरत क्या है, या फिर वो कह लीजिए कि जो निरक्षर तो है लेकिन ज्ञानवान है, उसको समझ में आता है कि हमारे देश की ज़रूरत क्या है। अगर बिजली, पानी और उसको सब चीज़ें मिल रही है इस देश के एक नागरिक के नाते, तो वो हर हाल में वोटिंग अपना करने जा रहा है। और दूसरी बात कि देखिए, वोट उनके कमज़ोर, उनके नहीं निकल पा रहे हैं, या वो नहीं अपने वोट को आगे ले आ पा रहे हैं कि उनको लगता है कि भाई हम जो है आज की डेट में हम कहीं ना कहीं मोदी के मामले में, या मोदी सरकार को के काम है उसके ऊपर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाए। उनके वोट्स नहीं निकल पा रहे हैं, उनके वोटर्स नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने, जैसे मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि अनंतनाग में अभी अनुराग वर्मा साहब ने जो बात कही उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। अनंतनाग और श्रीनगर में जो सिटिंग एमपी है, जिसकी जिम्मेवारी थी, जिसके खिलाफ लोग आज वोट करने नहीं निकले हैं, अब वहां कौन है? महबूबा मुफ्ती हैं। वहां कौन है? ये अपना फारूक अब्दुल्ला है। तो ये लोग ऐसे हैं, इनके ये विलेन हैं, क्योंकि इन्होंने वहां कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी वजह से आज ये कह सके मतदाता को, वो मतदाता को छलने का काम किया। हमने तो 70 साल में कभी वहां रिप्रेजेंटेशन अपना दिया ही नहीं। सर, तो मुझे लगता है कि ये जरूरत है। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग नहीं निकल रहे हैं या जो कमी है वो विपक्ष के वोटर हैं। हमारा वोटर तो अपना कमिटमेंट के साथ आ रहा है क्योंकि वो खुश है और उसको लगता है कि हम इस बार फिर से भारत को आगे लेकर आएंगे, मोदी जी को लेकर आएंगे। क्या कहना है आपका? ये वो लोग हैं जो नहीं निकल रहे हैं, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, एसपी के भी हो सकते हैं, बीएसपी के भी हो सकते हैं, दीगर जमातों के भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भाजपा दहशत का जो खेल खेल रही है, दहशतगर्दी का, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वोटरों में भी दहशत है, जिसकी वजह से काफी जगह कम मतदान हो रहा है। कौन सी दहशतगर्दी? वो दहशत ये है, आप देखिए पहले फेज के चुनाव में भाजपा नेता संजीव बालियान ने क्या कहा। उन्होंने कहा बुरके में फर्जी मतदान हो रहा है। अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई थी कि उन्होंने बयान दे दिया। दूसरे फेज का मतदान शुरू हुआ तो उसमें भी सबसे सुबह उठते ही सबसे पहली बात भाजपा नेताओं की ये थी कि बुरके में फर्जी मतदान हो रहा है। इन्होंने एक तरीके से बुरके को ऐसा कर दिया कि बुरके के अंदर आ रहे हैं आतंकवादी और वो धड़ाधड़ जो है मोदी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। हिंदुओं की वोट पाने के लिए इन्होंने इस तरह की दहशत का खेल खेला जो पूरे देश के सामने है। मुद्दों की बात तो करते नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। में मुसलमानों के लिए एक वर्ड भी नहीं लिखे हैं, एक वर्ड भी नहीं लिखे हैं कि मुसलमान का इस देश में अल्पसंख्यक की तरक्की कैसे होगी, एक शब्द भी नहीं लिखा गया है, एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। किसने कहा? मैंने कहा क्या? एक शब्द भी नहीं लिखा गया हो, वो पार्टी आज ये बात कहे बुरके के ऊपर ले जाकर आप जवाब लूंगा करने वाली बात कर रहे हो। आप क्यों? चुनाव में बात होनी चाहिए थी मुद्दों की। क्या आपने कहा आप कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते थे जब आप विपक्ष में थे। आपने जीएसटी का विरोध किया, आपने 16% जीएसटी का विरोध, 18% जीएसटी का विरोध किया, आज 28% लागू कर दी। आपने आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड लागू करते रहे। आपने 49% उसका एफडीआई का विरोध किया, लेकिन उसके बाद में क्या किया? इन तमाम इनकी नीतियों से अगर लोग नाराज है तो निकलना चाहिए ना, तो उससे निकलना चाहिए ना। मैं कहना चाह रहा हूँ, इनको 5 साल में इन्होंने जो काम किए थे वो गिनाने चाहिए थे। इनके पास कोई काम नहीं था गिनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा स्थान कहां से कहां चला गया? आज ये देखिए उत्तर भारत में जहां कभी शिक्षा के क्षेत्र में हम कितना तरक्की किए हैं, वहां कम मतदान क्यों? देश का 50 करोड़ आबादी आज स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जो भी इनके खिलाफ मुद्दे उठाता है उसको राष्ट्रद्रोही करार दे देते हैं। आप एक तरफ ये कहते हैं जी ये लिखना बंद हो गया कि अनजान वस्तुओं से सावधान रहें, हैं? पुलवामा अटैक कैसे हो गया जी? कई सौ किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? आपकी सरकार में जो सैनिक मर रहे हैं उनका औसत बढ़ा है, देखा उसका परिणाम देखा। एक दिन पुलवामा पे मौत हो रही है। देश के सेनाध्यक्ष आपने कहा गुजरात और एक मिनट महेश जी, गुजरात और केरल सहित कई बूथों में ईवीएम के खराब होने की शिकायतें भी मिली और इल्जाम जो है फिर वो जब ईवीएम का रोना रोता है विपक्ष तो ये इल्जाम रहता है कि बीजेपी उसमें फायदा उठा ले जाती है। ये भी आप लोगों पर एक बड़ा इल्जाम लगता है साहब। ये इमरान साहब, ये लोग तो मतलब ये वो क्या कहते हैं कि हारे के ये हरिनाम है। ये तो ये अगर इनको इतना ईवीएम पे अगर ये है और इनको
वीवीपैट को लेकर इतना ज्यादा ये सोचते हैं कि भाई हम जो है किसी ये ईवीएम पे चुनाव ही वीवीपैट पर भी नहीं एक जगह से शिकायत है कि पर्ची निकली, उसने दिया किसी और को वोट था, मैं कह और रहा जब हूं पर्ची निकली तो उसमें फूल आया। तो ऐसा क्यों? मोदी है तो मुमकिन है इनकी सरकार में सारे गलत काम बोलने दीजिए ना, मैंने सवाल वही तो पूछा। इमरान साहब ये देखिए, राहुल गांधी अभी माफी मांग चुके हैं, आप कहाँ जो है मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे नेताजी ने मैं आपसे ये विजय जी अरे विजय जी सुनिए अच्छी बात सुनिए, शाम तक ऑप्शन क्या था उनके पास? देश की जनता को अच्छी बात सुन लो भैया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस तरह से बोलेंगे ईवीएम की बात सुनिए, ईवीएम के ऊपर सवाल। चलिए आप अपनी बात रखिए, मैं फिर मैं बाकी लोगों के पास तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो माफी मांग रहे हैं, उसको अब भी मानता मान रहे हैं, ना मांगे मानता ना दिखाए। उन्होंने कहा कि जोश में वो कह बैठे और उनको कहना पड़ा ये, उनको कहना पड़ा ये सर। वो गली का नेता है, राहुल गांधी गली का नेता है। नहीं राहुल गांधी गली का नेता है, अरे गली का नेता है, वो देश का नेतृत्व करने निकला है। उस आदमी के पास इतनी समझ नहीं है, वो इतना घटिया बात बोल सकता है। महेश वर्मा जी, एक एक करके विजय जी, महेश जी आप पहले ईवीएम पर जवाब दीजिए। ईवीएम पर रोना शुरू हो गया है और आप लोगों पर कहीं ना कहीं वो ब्लेम आ रहा है। मैं बता रहा हूं साहब, ये लोग सब प्रलापी लोग हैं, ये सब ऐसे लोग हैं जैसे ही ये हार इनके दिखाई देने लगती है, ये एकदम प्रलाप अलाप बिलाप छाती पीटना, मर गया बर्बाद हो गया, ईवीएम ने लूट लिया खत्म कर दिया। ये जो है केजरीवाल के दूसरे संतान है, आप ये कह लीजिए केजरीवाल की दूसरी संतान। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नौटंकी में ये आज कांग्रेस जो है वो सारे पैरामीटर पे अडॉप्ट कर रही है केजरीवाल करता है। पहले केजरीवाल ने, आपको मैं जवाब देने का मौका दूं, उसके बाद उन्होंने कह दिया ना, अब आप जवाब देना। मायावती जी घुस गई। अब आप मुझे ये बता दीजिए, किसी एक आदमी ने भी आज तक कभी भी इलेक्शन कमीशन में जाके इस चीज को देखने समझने की कोशिश करी? सुप्रीम कोर्ट में मायावती जी ने कभी कोई फाइल करी, कोई शिकायत करी? आज तक कभी तो मेरे कहने का मतलब है, इस इतने बड़े दौर में चरण जो था 117 सीटों का, इसमें ईवीएम का मुद्दा फिर से उठ रहा है, तो हम किस तरफ इशारा समझे? सर ईवीएम अगर एक दो जगह खराब भी हुई है तो उसको ठीक करने के नहीं, एक दो जगह नहीं, गुजरात केरल से सहित बहुत जगह खराब हुई है। देखिए बहुत जगह खराब, बहुत जगह खराब होने का मतलब ये नहीं हुआ कि ईवीएम पे आप सवाल खड़ा कर दें। बहुत जगह अगर कोई ऐसी चीज होती है, मैं चुनाव आयोग का चुनाव आयोग बताएगा आपको कि ईवीएम खराब हुआ। अगर मतों की सुनिए, अगर मत कम पड़ते हैं तो उसका नुकसान हमारे स्वाभाविक है। वो बीजेपी के वोट जो है वहां मैक्सिमम डलने थे। गुजरात हमारा प्रदेश है जहां सबसे प्रचंड वोट जो है बीजेपी को मिलने वाली थी, तो उसमें नुकसान तो मेरा है। ठीक है, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या है, ईवीएम जो है वो किसी पार्टी, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, उसके द्वारा कहीं भी कंट्रोल नहीं की जाती। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, वो सारा इसका मैनेजमेंट देखती है और वो पार्टी से और सरकार से ऊपर उठ के देखती है। क्योंकि इस टाइम में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इलेक्शन कमीशन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाते हैं। तो अगर ये किसी पे भी आरोप लगाना कि किसी पार्टी के कारण ईवीएम से तो हमारा नुकसान होता है। गुजरात में अगर हमारा महेश जी सुन तो लीजिए ना, एक एक करके महेश जी नहीं, मैं आपको विजय जी को क्यों डंडा उठाने पड़ा? इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठाया, जब इलेक्शन कमीशन ने उसमें काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको कोई इंडिकेशन दिया तो उस पे इलेक्शन कमीशन काम किया, डंडा उठाया, उसमें डंडा उठाया तो उसमें सारी पार्टी बदनीयती तो थी। आप इस चीज को नोट कर लो कि छत्तीसगढ़ में अगर यूपीए की गवर्नमेंट, मेरी बात सुनो, वहां भी ईवीएम की पार्टी थी ना, ईवीएम वहीं पर भी थी। आपका मध्य प्रदेश की बात अगर हम करते हैं, विजय जी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को जीत मिलने लगती है तो सब ठीक है, कोई ये मुद्दा। और भी आप ही नहीं, दूसरी सियासी जमातें भी जहां जहां उनको जीत मिलती है खामोशी। बाकी ईवीएम खराब हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको आप किस बेस पर एक पार्टी की वजह से जो है जोड़कर देखते हैं? अगर आप हार रहे हैं तो ईवीएम की वजह से हार रहे हैं, सरकार हम बना रहे हैं। और जब देखिए, और ये लोगों में परसेप्शन बनता है कि जब विपक्ष ईवीएम का रोना रोने लगे चीख चीख कर, तो समझ जाओ कि हार रहा है। ये परसेप्शन, इसलिए आप मैं कह रहा हूं उसको दूर कीजिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहली बात तो
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी लगती है, तो उसे अपनी बात रखने का हक है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे विकसित देश जहां से ये शुरुआत हुई थी ईवीएम की, वहां पर बैन कर दी गई, तो कुछ तो कारण रहे होंगे। लेकिन तो देखिए, अगर भारत के अंदर अब तो बात देश की करने का जनता देखिए को कोई लगता मतलब नहीं है ना। 50 लाख इलेक्शन का कमीशन ने बात साफ किया कह दिया है कि हम वहाँ पुराने पे दौर पे सबसे लौटेंगे पहले। नहीं, हम बैलेट पेपर से नहीं आप ये करेंगे, देखिए, हम नहीं कराएंगे, जो सुधार होंगे इसी में होंगे। कहाँ निष्पक्ष है? मैं केवल एक सवाल 50 लाख उठाना चाह रहा आबादी है हूं वहाँ वो की। autonomous कि 15 लाख है, वोटर है। डंडा घुमाया निष्पक्ष है। कि आपको प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 83 करोड़ आपको मालूम है इस देश में लगानी वोटर्स पड़ेंगी। कितने हैं? तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वीवीपैट मशीनों का काम हुआ। आप ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे थे, 55 इन्होंने साल कहा कि राज हमारी क्यों किए? पावर्स नहीं बूथ को लूट है, के। ये इलेक्शन कमीशन का वो है। ठीक है। और जब और सुप्रीम मनी कोर्ट पावर पे आप ने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने इस कहा कि देश को ठीक लूटा है, है। आप वो रूल रेगुलेशंस लेकर आइए, हम देखेंगे आपकी क्या पावर्स है क्या नहीं। तब इन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की, तो इलेक्शन कमीशन आपको निष्पक्ष नहीं मिर्ची रह गया। देखो, क्यों? कांग्रेस मोदी ये है तो तो मुमकिन है हताश और हर निराश ये गलत बात काम की सरकार ये बात ठीक नहीं, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो में डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ऐसा है तो विपक्षी पार्टियों को फिर इलेक्शन में उतरना ही नहीं था। आप लोगों को जब इतने सारे सवालात हैं और इस तरह की, विपक्ष का धर्म है लड़ाई लड़ना। हाँ तो फिर लड़िए ना, लड़ाई लड़ रही है, नहीं, लड़िए हम आप, कुछ कह थोड़ी ना रहे। नहीं, ये आपने तकनीकी बेचैनी है। आप मुतमईन होकर ही इलेक्शन मैदान में आप उतरे मुझे हैं, बताइए कि आप कांग्रेस मुतमईन, का लेकिन जब बयान आपको ऐसा है लग रहा है कि हारने की स्थिति बन रही है तो फिर इवेंट पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है, देश में सरकार बनाएगी। ठीक है, इस पर कायम रहिए, फिर आप चाय का नशा होता इस पर कायम रहिए, इस पर कायम आप दोनों रहिए। चीज कैसे चलेगा? एक एक करके, ड्यूअल नीति का भी नहीं चल एक एक करके, भाजपा के जो मैं जी राजीव खुद जी, मान रहे थे मैं कि जी राजीव जी, मैंने की सुन लिया ना सरकार आप के दोनों खिलाफ को। है। विजय जी सुनिए, नहीं, नहीं, कौन एक एक मान करके, रहे थे? सर भाजपा प्रवक्ता ने एक कहा मिनट राजीव कि जी, कम मतदान उनकी नहीं, सरकार के राजीव जी खिलाफ सुनिए, है। सुनिए, बिल्कुल नहीं, आप- पहले राउंड में सबको बोलने दीजिए प्लीज। आप लोगों से हमारे जी सलाम के जो दर्शक हैं बहुत अच्छी चर्चा सुनना चाहते हैं, एक एक करके सबकी बात जाए। मैं अब आना चाहूंगा अमित रैना जी के पास, एक बार जम्मू कश्मीर का रुख करता हूं। अमित रैना जी, विपरीत परिस्थितियां हैं, हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में 12.86% आज के तीसरे चरण में वहां पर वोटिंग हुई। अनंतनाग की अगर हम बात करें, महबूबा मुफ्ती वहां से लड़ रही थी, वोटर फिर भी बहुत कम निकला। कैसे देखते हैं इन परिस्थितियों में इतनी वोटिंग हो जाना काफी है? नहीं, और क्योंकि अब जो अगले 2 फेज हैं वो हैं शुपियन, कुलगाम और पुलवामा के, और उनके हालात, उन एरियाज के हालात अनंतनाग से ज़्यादा खराब हैं, और मुझे डर है कि शायद ये परसेंटेज और ना गिर जाए। सबसे चिंता वाली बात यह है कि बिजबिहारा जो गढ़ है पीडीपी का, जो महबूबा मुफ्ती का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, गढ़ है, सबसे कम पोलिंग परसेंटेज वहाँ हुई 2% की, और ये बड़ी चिंता वाली बात है। और मैं पहले भी कह रहा था कि अगर लोगों को अपना राय, अपनी मत रखना है 370 और 35A को लेकर, तो उनको अगले 2 फेजेस में भारी बहुमत में बाहर आना पड़ेगा, ताकि देश को और केंद्र को पता चले कि कश्मीर का नागरिक 35A और 370 को लेकर क्या व्यू रखता है। जम्मू ने अपना 70%, जम्मू रीजन ने 70% की वोटिंग परसेंटेज हुई है, उन्होंने अपना मत रख लिया है। अब कश्मीर की बारी है, उन्हें अपना मत रखना चाहिए। तो यह उम्मीद करूंगा, प्रयास करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज और लोग भारी संख्या में निकलें अगले 2 फेज में, क्योंकि शुपियन और कुलगाम और पुलवामा डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, वहां पर मिलिटेंसी के खिलाफ भी बड़ी जंग लड़ी गई है, लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, ऑपरेशन ऑल आउट भी इन इलाकों में जबरदस्त तरीके से चला है। जी महबूबा की ये बताइए ना अमित रैना जी। अमित रैना जी, नहीं, कल तक उनके इस तरह के भी बयान थे कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम क्या ईद में फोड़ने के लिए, ईद के लिए रखे हैं, इस तरह की वो पाकिस्तान परस्ती कर रही थी, बावजूद इसके लोगों का नहीं निकलना कैसे देखें? नहीं, देखिए, काफी कारण रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण तो टेरर ही है, बाइकॉट कॉल है, डिस्टर्ब्ड एरिया है साउथ कश्मीर। क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं नॉर्थ कश्मीर को लेकर, तो नॉर्थ कश्मीर में 35% की वोटिंग हुई है, और उरी एरिया में तो कुछ 80% तक की वोटिंग हुई है। साउथ कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया है। मगर चिंता की बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जिनका गढ़ है, अगर वो वोटर्स को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी झलकती है, और ये भी दिखाता है कि लोगों का पीडीपी से विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि आपकी अपनी गढ़ है, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और अगर लोग आपके लिए बाहर नहीं निकल रहे, महबूबा जी खुद इलेक्शन लड़ रही है, कोई और लड़ रहा होता तो मैं फिर भी समझता, तो पीडीपी के अध्यक्ष खुद इलेक्शन लड़ रही हैं और लोग उनके सपोर्ट में नहीं निकल रहे हैं, तो एक वरिंग फैक्टर पीडीपी के लिए जरूर है। ठीक है, मैं एक छोटा सा वक्फा यहां पर लूंगा, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से ये वोटिंग हुई है,
क्या मैसेज है, क्या संदेश है मतदाता का? आगे वाले जो और दौर अभी बाकी उसको लेकर क्या पॉलिटिकल पार्टियां, सियासी जमातें क्या माहौल बनाने की कोशिश करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रवाद का जो मुद्दा बीजेपी ने तैयार किया है वो कितना काम करेगा और वो अभी काम कर रहा है कि नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद।